Hello everyone, welcome back to the channel. Boards are just around the corner and civics is one subject where smart preparation can easily get you full marks. In this video, we are going to cover most important previous year questions of civics class 10th. Questions that are repeated again and again in board exams and are 100% exam focused. If you want clear concept, perfect answers for 3 and 5 marks and confident writing in exams, then this video is for you. So grab your notebook, pause when needed and let's start board oriented civics revision. First question is, what is power sharing and why is it necessary या why is it desirable? और ये क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ जाता है. इसका आंसर आप लिखेंगे या इसका आंसर होगा पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर्स का डिवीजन. इसमें गवर्नमेंट की पावर को अलग अलग ऑर्गन्स जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिवाइड कर दिया जाता है ताकि कोई एक अथॉरिटी पूरी पावर को अपने हाथ में ना रखे. अब पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों होती है? सो इसका पहला कारण है ये सोशल ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है. जब हर ग्रुप को डिसीजन मेकिंग में हिस्सा मिलता है तो डिसैटिस्फैक्शन कम होती है. सेकेंड रीजन है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को एंश्योर करता है क्योंकि पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होती. थर्ड रीजन है पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करता है और देश में यूनिटी और ट्रस्ट को प्रमोट करता है. उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 2 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. ये क्वेश्चन हमेशा 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ जाता है, कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ जाता है, बट ज़्यादातर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है. सो इसका आंसर होगा पावर शेयरिंग के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. यहाँ हम 2 फॉर्म्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग. पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. इस फॉर्म में पावर को गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में बांटा जाता है जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. हर ऑर्गन अपना काम इंडिपेंडेंटली करता है और एक दूसरे पर चेक और बैलेंस रखता है. एग्जाम्पल के लिए जुडिशरी लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज को रिव्यू कर सकती है. सेकंड है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. इसमें पावर को डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच डिवाइड किया जाता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट. हर लेवल को अपने एरिया के डिसीजंस लेने का अधिकार होता है. एग्जाम्पल के लिए पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज लोकल लेवल पर एक काम करती हैं. एग्जाम टिप, हमेशा डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखना तभी फुल मार्क्स मिलते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज फेडरलिज्म, मेंशन एनी 2 फीचर्स. फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफरेंट लेवल्स या यूनिट ऑफ गवर्नमेंट के बीच डिवाइड की जाती है. इस सिस्टम का मेन एम होता है पावर को एक जगह कॉन्सेंट्रेट होने से रोकना और सभी लेवल्स को अथॉरिटी देना. फेडरलिज्म के 2 मेन फीचर्स होते हैं. पहला, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जैसे सेंट्रल या फिर स्टेट लेवल और हर लेवल अपने एरिया में इंडिपेंडेंटली काम करता है. दूसरा है पावर्स का कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड होता है जिससे कोई भी लेवल अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है. फेडरलिज्म को इंडिया में काफ़ी इफेक्टिवली प्रैक्टिस किया जाता है. इंडियन फेडरल सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. सबसे पहला, इंडिया में 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम होता है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट. हर लेवल को अपने स्पेसिफिक पावर्स दिए गए हैं. सेकंड है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइंड है. ये कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है और सभी गवर्नमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है. तीसरा, पावर्स का डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स किया गया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के थ्रू जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर रहती हैं. फोर्थ है, इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है और कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को मेंटेन करती है. एंड लास्ट वन इज, इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी भी फेडरलिज्म को मजबूत करती है क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स को अपनी रीजनल लैंग्वेज यूज करने की फ्रीडम होती है. इस तरह इंडिया का फेडरल सिस्टम यूनिटी के साथ साथ डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स. ये एक 3 मार्कर क्वेश्चन है. सो फेमिनिस्ट मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जो सोसाइटी में वुमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं.
इन मूवमेंट्स का मेन एम होता है मेन और वुमेन के बीच इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करना। ये मूवमेंट इक्वल वेजेस, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने पर फोकस करते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है हाउ डज कास्ट प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स। ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो इसका आंसर होगा कास्ट पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो अलग अलग तरीक़ों से दिखता है। सबसे पहला है कास्ट इनइक्वालिटीज़। हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम की वजह से काफ़ी समय से इनइक्वालिटी रही है। ये इनइक्वालिटीज़ पॉलिटिक्स में भी रिफ्लेक्ट होती है जब कुछ कास्ट ग्रुप्स अपने इंटरेस्ट और राइट्स के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं। सेकेंड पॉइंट है कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज और वोटिंग बिहेवियर। कई पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट को उनकी कास्ट के बेसिस टिकट्स देते हैं ताकि ज़्यादा वोटर्स अट्रैक्ट हो सकें। कई बार वोटर्स अपनी ही कास्ट के कैंडिडेट को प्रीफर करते हैं, जिससे इलेक्शन रिजल्ट इफेक्ट करते हैं। थर्ड है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट को एक टूल के रूप में यूज करती हैं। वो कास्ट बेस्ड अलायंसेस और कोलिशंस बनाती हैं ताकि इलेक्शंस में सपोर्ट मिल सके। फोर्थ है कास्ट और रिप्रेजेंटेशन। रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जैसे पिछड़े हुए वर्गों को लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन मिलता है जो डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। अगर कास्ट का एक्सेसिव यूज पॉलिटिक्स में हो तो सोसाइटी डिवाइड हो सकती है, कन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं और नेशनल यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। इससे डेवलपमेंट के इश्यूज से ज़्यादा फोकस कास्ट इंटरेस्ट पर शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। तो पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है लोगों का जो इलेक्शंस लड़ने के लिए और गवर्नमेंट में पावर हासिल करने के लिए कॉमन आइडियोलॉजी और प्रोग्राम फॉलो करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन होंगे, पहला कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट सिलेक्ट करती है और इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करती है ताकि गवर्नमेंट बना सके। दूसरा है फॉर्म एंड रन दी गवर्नमेंट। जो पार्टी या कोलिशन इलेक्शन जीत जाती है वही गवर्नमेंट बनाती है और इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस भी लेती है। तीसरा है मेक लॉ। पॉलिटिकल पार्टीज लॉ मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पार्टी के मेंबर्स लेजिस्लेचर में लॉज पर डिबेट करते हैं और उन्हें पास करते हैं। फोर्थ है एक्ट एज अ ऑपोजिशन। जो पार्टीज गवर्नमेंट नहीं बनाती वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करती हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्वेश्चन करती हैं, क्रिटिसाइज करती हैं और उनके फेलियर्स को हाईलाइट करती हैं। फिफ्थ है आपका शेप पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक इश्यूज को मीटिंग्स, रैलीज और कैंपेन्स और मीडिया के थ्रू रेज करती है, जिससे लोगों की पॉलिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट अगर ज़रूरत पड़े तो पॉलिटिकल पार्टी सिटीजन्स को गवर्नमेंट से कनेक्ट करती है और उनकी प्रॉब्लम्स को अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। दिस इज ऑल्सो अ 5 मार्कर क्वेश्चन। सो द आंसर वुड बी पॉलिटिकल पार्टीज को कई तरह की चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। सबसे पहला प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर प्रॉपर इलेक्शन नहीं होते, पावर कुछ ही लीडर्स के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जिससे कॉमन वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग का मौका नहीं मिलता। दूसरा चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन। कई पार्टीज में लीडरशिप पोजीशंस फैमिली मेंबर्स को दे दी जाती है, इससे टैलेंटेड और कैपेबल लोग आगे आ ही नहीं पाते। थर्ड प्रॉब्लम है मनी और मसल पावर का यूज़ करना। इलेक्शंस के टाइम पॉलिटिकल पार्टीज पैसा और पावर का मिसयूज़ करती है, जिससे करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन बढ़ता है। फोर्थ चैलेंज है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स। कई पार्टीज के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज लगभग सेम होती है, इस वजह से वोटर्स के पास रियल चॉइस होता ही नहीं है। एंड लास्ट प्रॉब्लम है क्रिमिनल एलिमेंट्स का इन्फ्लुएंस। कुछ पार्टीज ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देती हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, क्योंकि वो इलेक्शन जीत सकते हैं। इस तरह ये सारी प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शनिंग को वीक बना देती हैं। दीज आर सम टिप्स फॉर योर एग्ज़ाम जो आप सिविक्स के आंसर्स लिखने में यूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज राइट पॉइंट वाइज आंसर्स, यानी आपको जो आंसर्स लिखने हैं वो हमेशा पॉइंट्स में लिखने हैं। दूसरी बात, हेडिंग्स और कीवर्ड्स को
हेडिंग्स और कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। तीसरा, आपको वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, जितना आपसे पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए। एंड लास्ट, अटेम्प्ट सिविक्स क्वेश्चंस नीटली, क्योंकि वो स्कोरिंग होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सिविक्स के क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। सो इफ दिस वीडियो हेल्प यू, देन लाइक द वीडियो, subscribe to the channel and comment civics done to boost your confidence. See you in the next video with the economics PYQs. All the best for your boards. Thank you.